नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी का एक काफी वो रहता है सरकारों को बदलने में, सरकारों को चलाने में योगदान। लाखों कर्मचारी हैं और उनका नेतृत्व हर बार पिछले कुछ समय से अलग अलग कर्मचारी गुट बन जाते हैं और दावा करते हैं कि वो ही असली लीडर है। इस बार भी हुआ क्या है, सुक्खू सरकार बनने के बाद से आज की डेट में तीन कर्मचारी संगठन खड़े हो गए हैं। विनोद गुट, प्रदीप ठाकुर गुट और त्रिलोक ठाकुर गुट। और ये तीनों का दावा है, क्योंकि विनोद कुमार का पिछले समय से चला आ रहा है, उनके मान्यता नहीं दी गई उनको जयराम सरकार के समय से। और उनका कहना है कि जो भी चुनाव हो रहे हैं वो संविधान के अनुसार नहीं हो रहे हैं। वहीं प्रदीप ठाकुर गुट ऐसा पनपा कि जो एनपीएस ओल्ड पेंशन की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उसके बाद उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का गठन कर दिया है एनजीओ के रूप में। और वहीं पे त्रिलोक ठाकुर अभी कुछ दिन पहले उन्होंने भी चुनाव कराकर प्रदेश में अलग अलग ब्लॉकों पे, और वो भी महासंघ के अध्यक्ष हो गए। तीन समानांतर गुट तैयार हो गए हैं। कर्मचारियों की आवाज कौन सुनेगा, सरकार किसको मान्यता देगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि सरकारें मूनन मान्यता देने में पीछे हटती रही हैं। कई उदाहरण हुए हैं। धूमल साहब के टाइम में सुरेंद्र ठाकुर गुट, पुरुषोत्तम गुलेरिया गुट, उसी तरह से वीरभद्र जी के समय में गोपाल दास वर्मा गुट, मंछान गुट, इसी तरह से जोगटा गुट, मनकोटिया गुट, कई तरह के गुट रहे। और मान्यता मतलब किसी एक को बड़ी लास्ट में दी गई और कई बार तो दी भी नहीं गई। तो ये समस्या रहती, कर्मचारियों की समस्याओं का हल कौन निकालेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी बॉडी है पूरे प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों की। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विनोद कुमार जी, खुद जुड़े हैं आज हमारे साथ, कर्मचारी नेता, और विनोद गुट का के अध्यक्ष भी हैं राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के। चौहान साहब हैं हमारे साथ जुड़े हैं, त्रिलोक गुट जो है उसके ये नेता हैं। वहीं पे भाजपा के पूर्व कर्मचारी नेता भी हैं और आप भाजपा पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं घनश्याम जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा सबसे पहले विनोद जी से। विनोद जी, ये क्या सिलसिला हो रहा है, आखिर सरकारें क्यों नहीं सुन रही और कर्मचारी बढ़ते क्यों जा रहे हैं दड़ों में? डॉक्टर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और मैं आपके हिंदुस्तान चर्चा को एक बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने एक चिंतन करके एक ऐसी डिबेट शुरू की है जिसकी बहुत जरूरत है। एक्चुअल स्थायी सरकार कर्मचारी होते हैं। सरकार की कोई भी सरकारें आती है जाती है, एक परमानेंट जो गवर्नमेंट है वो कर्मचारी वर्ग होता है। और अगर वही वर्ग डिस्टेबल रहेगा, अस्थिर रहेगा, उसमें असमंजस की परिस्थितियां पैदा होती रहेंगी, उसमें राजनीति होती रहेगी, तो स्वाभाविक है हमारा वर्क कल्चर, कर्मचारियों का बंटाधार, उनकी मांगों का बंटाधार, और सबसे बड़ा इसका जो दुष्प्रभाव है वो दुष्प्रभाव है हमारी कार्य संस्कृति के ऊपर। दफ्तरों के अंदर गुटबाजियां खड़ी हो जाती हैं, क्षेत्रवाद, भाई तीजावाद, कोई बोलता है मैं मुख्यमंत्री का आदमी, कोई बोलता है मैं फलाने मंत्री का आदमी हूँ। ये सारी चीजें एक लंबे समय से पैदा हुई हैं और उनको प्रोत्साहन जो दिया है वो राजनीति ने दिया है। और हुआ क्या कि कर्मचारी नेताओं ने भी एक शेल्टर लेकर महासंघ की राजनीति ऐसे मोड़ पे चली गई कि एक सुरक्षा का पहले प्रावधान करके कि मुख्यमंत्री के नजदीक पहुंचना है, मुझे महासंघ की राजनीति करनी है, मुझे मान्यता मिल जाए। यहाँ सवाल सरदारी का हो गया है। सवाल ये कोई चिंतन मंथन ये कर ही नहीं रहा है। और इस बार तो एक बड़े आत्म बल से और बड़े आत्मविश्वास के साथ और बड़ी ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने एक व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया है, उस व्यवस्था परिवर्तन में मैंने लिखित तौर पर भी और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर भी ये चीज बड़े स्पष्ट शब्दों में रखी है। हमने कहा है सर, दफ्तरों के अंदर का माहौल जब बेहतर होगा तो सरकार की ईमानदारी और सरकार की जो उसका जो संकल्प है उस पर सरकार खुद अच्छी चलेगी। बहुत समय से ऐसा हालात पैदा हो गए दफ्तरों के अंदर कि वो चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, सरकार कुछ ऊपर से करती है, नहीं तो कुछ और ही हो रहा होता है। तो ये भी चिंतन मंथन है। आज आज सवाल सरदारी का केवल इस मात्र है कि मेरी सरदारी बन जाए, मैं महासंघ का नेता बन जाऊं। एक मैं 35 साल से कर्मचारी राजनीति कर रहा हूं और पहले कर्मचारी परिसंघ के अंदर था, पहले मैं महासंघ के अंदर, परिसंघ का गठन इसीलिए किया था, फिर मैं महासंघ के अंदर आया। और पिछले टर्म में जब जयराम सरकार थी उस वक्त इन सब कर्मचारी, वरिष्ठ कर्मचारी नेताओं ने, आदरणीय घनश्याम शर्मा जी भी बैठे हैं, इन सब लोगों ने एक चर्चा करके एक सोचा था कि इस बार एनजीओ फेडरेशन
का जो स्वरूप है और इसको विनोद लीड करे किसी तरीके से। अब इनके अंदर ये था कि विनोद लड़ता है, झुझुसता है, सरकारों से मार भी खाता है, ये रहा बात में। फिर वही राजनीति, फिर वही क्षेत्रवाद, फिर वही स्वराज का वो आदमी है, वो फलाना वहां का आदमी है, और उसी में वो सारा गेम प्लान जो एक बेहतर करने का था वो जयराम सरकार ने उसमें बड़ा घोटाला कर दिया। अब ये लंबे समय से आ रहा है। मैंने लिखित तौर पर भी हम बार बार सरकार को ये कहते हैं कि देखिए, ये किसी भी माननीय मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव हो सकता है, पर उसके भी एक दायरे हैं, नियम हैं, कानून हैं, उसके अकॉर्डिंग सरकार फैसला करे। उसमें क्या होगा, सरकार अपने गले में इस घंटी को क्यों बांधती है? एक बड़ा प्रश्न ये भी आ गया आज। सरकार को जरूरत ही नहीं है। अब सरकार, इसके नियम है, सरकार का कार्मिक विभाग है, उसको उसके पास सारे नियम बने हुए हैं। वो नियम देखता है कि जेसीसी हमने किसके साथ करनी है, मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। अब आज आप कहोगे, ये कह रहे हैं कि मैं हूं, दूसरा कह रहा मैं हूं, तीसरा कह रहा मैं हूं। मैंने कभी भी, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, मैंने कभी भी अपनी नेता क्लेम कभी नहीं किया। आई नेवर। हमने एक सुझाव दिया, मांग रखी, मुद्दे उठाए, हमने कहा, और सरकार ने उस पर काम भी किया। आज इन लोगों ने विदाउट मेंबरशिप, ये लोग चुनाव करा के बॉडियां बना रहे हैं। ये नियम है, ये हमारे नियम नहीं है, ये भारत सरकार के नियम है, गवर्नमेंट ऑफ एचपी के नियम है। माननीय उच्च न्यायालय भी इनको मानता है कि आपकी मेंबरशिप कितनी है, ऑल कैटेगरीज ऑफ द, जितने भी आपके पास वर्ग है, आपका कम से कम 40% मेंबरशिप होनी चाहिए। उस 40% मेंबरशिप आपके पास आएगी, उसके बाद आपको पर्सनल डिपार्टमेंट देखेगा कि अब किसके साथ मेजोरिटी मेंबरशिप है, उसको हमने जेसीसी के बुलाना है या नहीं बुलाना है। इसके ये बड़े लफड़े हैं। पर अब करना क्या है, पिछली बार सरकार ने नहीं, उससे पीछे सरकार ने नहीं समझा। असली नकली का खेल हमेशा चलता रहा। अभी तो मेरे पास एक कटिंग पड़ी हुई थी, मैं देख रहा था 2013 की भी, तब भी माननीय जोगटा जी और दूसरे लोग थे, वो माननीय मुख्यमंत्री के पास जाके मैं असली हूँ जी, वो मनकोटिया नकली है जी। ये लड़ाई लगातार चलती है, हर बार चलती है। ये तो मैं आपको एक कटिंग दिखा रहा हूँ, एक ये 13 की है, और ये जोगटा जी, आदरणीय जोगटा जी ईमानदार कंटेंट लीडर्स रहे हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ, पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। अब आज जोगटा जी चले गए, जो एनपीएस संगठन के लोगों ने फेडरेशन का इलेक्शन करवाया, जोगटा जी उसको लीड कर रहे हैं, वहां जाके उसमें उसको प्रेजाइड ओवर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इनके साथ जो जनरल सेक्रेटरी थे गोपाल शर्मा जी, वो इलेक्शन लीड करवा रहे हैं, किसका प्रेजाइड ओवर कर रहे हैं, जो त्रिलोक ठाकुर ने इलेक्शन करवाया। अब देखिए ना, ये कंफ्यूजन, मतलब इतना बड़ा घोटाला हम खुद में कर रहे हैं, और जब जो सच्चे आदमी बात करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। फेडरेशन खत्म हो चुकी है, फेडरेशन कहीं भी नहीं है आज की डेट में। मैंने लिखित तौर पर सरकार को ये चिट्ठियां लिखी हुई है, बकायदा माननीय मुख्यमंत्री प्रश्न मिलकर दी हुई है। मैंने कहा सर आप जांच करिए इस पूरे मैटर की, सरकार इस खोल को अपने गले में ना बांधे। सरकार कर्मचारी, विनोद जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा भी, मैं घनश्याम जी से जानना चाहूंगा। घनश्याम जी, फिर से ये खेल जैसा मदारी का खेल हो गया है, सरकार कहीं ना कहीं मदारी की भूमिका में आ जाती है, कर्मचारी नाचते रहते हैं, हालत ये है। और कौन असली कौन नकली, लंबे समय से जो कर्मचारी की एक आवाज होती थी उसको हर सरकार अनसुना करती आ रही है। कितने ड्यूज आज की डेट में लेने को है कर्मचारी को, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। कारण यही है कि महासंघ के 2 फाड़ नहीं, 3 फाड़ नहीं, 4 फाड़ भी हो गए हैं, ये हालत है। तो सब असली कौन नकली कौन, ये लड़ाई कब तक चलेगी और कैसे होगा? कर्मचारी का उत्थान कैसे होगा? उनकी समस्याओं का हल कैसे होगा? माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए जॉन साहब। जी जी, हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? आ रही। अच्छा, सबसे पहले आप सभी, आपका नमस्कार, और जो मेरे साथ रिस्पेक्टेड जो पुराने एनजीओ फेडरेशन के नेता हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार, और किमता जी जुड़े हमारे साथ। तो जैसे आपने कहा कि कौन नकली कौन असली है, तो अभी हमारे जो एनजीओ फेडरेशन के 27 तारीख को चुनाव हुए हैं, और उसमें हमने त्रिलोक ठाकुर जी को अध्यक्ष चुना गया है हाउस में। तो जो हमारे चुनाव प्रदेश के अंदर हुए हैं वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से एक सदस्यता के माध्यम से हर जिला और खंड के माध्यम से चुनाव संपन्न हुए हैं। और जो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं साथ हैं, वो सारे पुराने एनजीओ फेडरेशन के 30-35 साल से 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। और जैसे गुटबाजी की आपने बात की, अपने विनोद जी ने कहा,
तो गुटबाजी जो ये शुरू से ही एक काफी अरसे से महासंघ के अंदर चला आ रहा है कि एनजीओ फेडरेशन में गुटबाजी होती रहती है। और इसकी सबसे बड़ा कारण है कि कोई ना कोई जो है, हर कोई सरकार से नजदीकियां बढ़ाने का प्रयास करता है, चाहे उसने महासंघ के अंदर कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, कर्मचारी हित में कोई भी काम नहीं किया है। तो इस तरह की जो गुटबाजी शुरू से चलती आ रही है। और ये प्रदेश सरकार का जो मामला है कि प्रदेश सरकार को देखना चाहिए कि कौन कर्मचारी नेता या कौन सा कर्मचारी संगठन जो है कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों को हर दल की सरकार के साथ लगातार उठाता रहा है और आगे भी उठाने की जिसके अंदर कैपेसिटी है। और इसके अलावा जैसे कि अभी आपने गुटों की बात की, विनोद जी हैं जुड़े हैं और घनश्याम जी है, ये मेरे पुराने रिस्पेक्टेड नेता है। और अभी जो महासंघ के हमारे चुनाव 27 तारीख को हुए हैं, उसमें जो है एग्जीक्यूटिव पद पर जो इलेक्टेड माध्यम से होता है, मुझे जो राज्य स्तर पर उपाध्यक्ष के पद पर तैनाती दी गई है। इसके अलावा मैं जिला शिमला एनजीओ फेडरेशन में महामंत्री जनरल सेक्रेटरी के पद पर जो निर्वाचित हुआ हूँ। तो इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक जो हमारा संविधान है 1987 में जो फेडरेशन का एक संविधान बना है, तो उसमें सबसे पहले तो बहुत बड़ी अमेंडमेंट की आवश्यकता है। क्योंकि आज 5-6 लोग, कोई भी जिसकी मंशा जागती है, वो इकट्ठे होकर जो है महासंघ का गठन कर देते हैं। और सरकार जो है एक गुट को भी कहती है कि कोई नहीं आप भी करो, दूसरे गुट को भी कहती है कि आप भी करो। तो इस तरह से जब तक हमारा जो संविधान में अमेंडमेंट नहीं होगी, हमारे जो महासंघ के जो चुनाव होंगे एक बैलेट पेपर या दूसरे जो ईवीएम के माध्यम से संपन्न नहीं होंगे, तब तक ये गुटबाजी जो है कर्मचारी संगठनों में खत्म नहीं हो सकती है। तो मैं अभी, मुझे भी जिम्मेदारी स्टेट में मिली है, मुझे बोलने का मौका मिला है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि जो हमारे चुनाव संवैधानिक तरीके से हो, जिसमें कि जैसे शिक्षा विभाग है या सचिवालय है, उनके कर्मचारी संगठनों के जो चुनाव होते हैं वो एक पर्ची माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं। और जो वहां से जो नेता उभर कर आता है, जो सामने आता है, उसको एक बहुत बड़ा संवैधानिक दर्जा होता है। क्योंकि चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का व्यक्ति बेशक हो, लेकिन वो कर्मचारियों का नेता होता है और प्रदेश सरकार को भी जो है उसे कर्मचारी नेता मानना ही मानना पड़ता है। और आगे की हमारी, जैसे कहा आपने, जी सर बोलिए। क्योंकि अब सवाल ये है कि अब सरकार मान्यता किसको देगी या लटका रहेगा मामला सालों तक, ये सवाल ये है। अब सर जैसे पिछली मतलब जब राजा साहब मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम भी गुटबाजी थी प्रदेश के अंदर। तो माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने एक सूझबूझ का जो है एग्जाम्पल देते हुए जो कर्मचारियों को इकट्ठा किया था, एक प्लेटफॉर्म पर लाया था और उस तरह से जो मान्यता मिली थी। और बेशक उस दौरान मान्यता तो मिली थी, लेकिन 5 साल के अंदर एक ही जेसीसी जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के हित में हुई थी। और उस जेसीसी में जो है उस समय में जोगटा जी को उन्होंने एनजीओ की मान्यता दे दी और मनकोटिया जी को वाइस चेयरमैन बना दिया। उन्होंने तो इस तरह से उस लड़ाई को खत्म किया था। अगर उनको चेयरमैन नहीं बनाते मनकोटिया जी को, तो ये तो चला ही रहता सिलसिला। अब आप में से किसको चेयरमैन बनाएंगे, क्योंकि सभी यंग लोग हैं, आप लोग जो बने हैं, आपकी नौकरी भी है। दोनों लोग हैं, चाहे विनोद जी है ना। जी सर, अभी तो सबसे पहले मेरा भी प्रयास रहेगा, हमारा जो हमारे महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर जी है, बहुत ही कैपेबल आदमी है, कर्मचारियों के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं, हर गवर्नमेंट में उठाते रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि हम सभी को जो है आपसी बातचीत के माध्यम से, सामंजस्यों के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर लाए और जो हम कर्मचारी हित की जो अगली लड़ाई है हम प्रदेश के अंदर लड़े। दूसरी बात, अगर कोई नहीं मानता है, नहीं, तो ये प्रदेश सरकार का मामला है कि किसको मान्यता देनी है, किसको मान्यता नहीं देनी है। क्योंकि प्रदेश के अंदर मैं अगर अपनी बात कहूं या त्रिलोक जी की बात कहूं, तो मैं जल शक्ति डिपार्टमेंट एनजीओ से भी प्रेसिडेंट हूँ स्टेट का। और आपने मीडिया के माध्यम से, विनोद जी है, घनश्याम जी है, सभी ने देखा होगा। तो मैंने हर गवर्नमेंट में, हमने ये नहीं किया कि अब कांग्रेस आई, अब ये बीजेपी, अब हम पीछे हटेंगे, आगे हटेंगे। मैंने हर गवर्नमेंट के अंदर जो है कर्मचारियों के मुद्दे प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं, चाहे किसी भी दल की सरकार रही है। तो अभी भी हमारा यही प्रयास रहेगा। हमारे साथ कर्मचारी है और संवैधानिक तौर पर हमने जो है चुनाव प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी की है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सबसे पहले तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, भले ही हमें पदों का त्याग करना पड़े। मुझे अगर जहां पे मैं अभी हाउस द्वारा चुना गया है, मैं अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार है। अगर किसी दूसरे गुट के आदमी को ये लगता है कि वो आके हमारे साथ सामंजस्य बनाने के लिए तैयार है, तो इस तरह के हम सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है। विनोद जी, चौहान साहब ने कहा है कि मैं तो पद छोड़ने को भी तैयार है, तो आपसी सामंजस्य बन जाता है सब में।
इन्होंने बड़ी बात कही है। वहीं इन्होंने कहा संविधान संशोधन की भी जरूरत है चुनावों का। मैं इनकी बात की कदर करता हूँ। ये कर्मचारी संगठन की राजनीति में जुझारू व्यक्तित्व है। मेरे साथ भी इन्होंने काम किया है, संगठन में मैंने इनके काम को देखा है। लेकिन जिस तरफ अब ये हैं, वहां इनकी कितनी सुनी जाएगी और समझी जाएगी ये तो समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं, मैं कल भी देख रहा था जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आदमी का जो वर्किंग होता है पता लग जाता है। एलडी चौहान जी, मुझे लगता नहीं कि आप कितने दस्ट हो पाएंगे, लेकिन एक बात मैं कहूंगा आपको कि ये जेसीसी की मान्यता के नाम पर आप ना चलें, आप कर्मचारी का पक्ष हमेशा रखें। और जेसीसी तो मैं ये कहूंगा अपने आप में एक बड़ा घोटाला हो गया है। ये गुमराह करने वाला प्लेटफॉर्म बन गया है सरकार को भी और कर्मचारियों को भी, दोनों तरफ से। आप मुझे बताएं, पिछले 20 साल में कोई एक आइटम उठा के बताओ जो जेसीसी के अंदर सेटल हुई हो। आप कोई एक आइटम बताइए जो कर्मचारी, जब भी सरकार ने कभी कोई ऐसा फैसला कर्मचारियों के मतलब सरकार का आया जो जिसमें कर्मचारियों का अहित हुआ हो, उसके ऊपर किसी ने बोला हो। कैसे बोलेंगे आप? जब आप सरकार के पास जाके गिड़गिड़ा के उनकी मान्यता मांगोगे तो आप नहीं बोल पाओगे, सही मुद्दे पे आप नहीं बोल पाओगे। एडमिटेड ट्रिब्यूनल को बहाल करने की बात अभी चली है तो आपके इन नेताओं ने उसका समर्थन कर बैठे। क्यों? आपको, आपके इन नेताओं को पता ही नहीं है बेसिक प्रॉब्लम है क्या है। आज इतनी लिटिगेशन क्यों हो रही हैं? आप मुझे बताइए, कोर्ट के अंदर इतना कितने केसेज हैं उनको कर्मचारियों के सर्विस से मैटर्स क्यों है? फाइनेंशियल कौन सी डिमांड है जो सेटल हो पा रही है? ये लोग जिस के अंदर करते हैं, तो हम उठाते हैं, भारतीय सरकार उस पर अपना काम करती है और दे देती है जो सरकार दे सकती है, सरकार के पास होता है। अब पिछली जेसीसी में बताऊं आपको, जयराम गवर्नमेंट में ये घोटाला नहीं था क्या? आप उठे, अब घनश्याम जी, आदरणीय घनश्याम जी बैठे हैं, कर्मचारी बीजेपी के नेता ही नहीं, नेता भी रहे बहुत लंबे समय तक। तो आप उठे, जेसीसी क्या होती है? आपको पता है 1960 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या व्यवस्था दी थी इस बात को लेकर? तो इसको देखता नहीं है, उस सबको वायलेट करके जा रहे हो। ये घोटाला, 2 आदमी उठे, आप चले गए पीटर हॉफ ने वहां सम्मेलन कर दिया, उसको जेसीसी बोलते हैं। उसको जेसीसी कहाँ होती है? आप मुझे, ऑफिशियल डिस्कशन होता है उस पे, और वहां क्या किया, इतना बड़ा झंडा रख दिया, एक भी मांग निकली उसमें से, आज तक एक भी निकलिए, और 2 आदमियों के नाम लिख दिए प्रोसीडिंग में, केवल ओनली 2 मैन। कौन? स्वराज के एक अश्विनी कुमार जी, एक कोई राजेश शर्मा जी मंडी से, 2 आदमियों के नाम है प्रोसीडिंग में। 80 डिपार्टमेंटल यूनिट है, डायरेक्टोरेट है शिमला के अंदर, जिनकी मतलब एफिलिएटेड बॉडीज होती हैं, जिनकी अपनी डिमांड्स होती हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट को अपना छोड़िए। आप मुझे बताइए कौन से चुनाव में पार्टिसिपेट हुए वो? या जो जेसीसी जयराम ने पिछली गवर्नमेंट में की, उसमें मुझे ये 2 डिपार्टमेंट को छोड़ के बताइए जरा कि कितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के वहां से एसोसिएशन वहां गई, पार्टिसिपेट हुआ? नहीं हुआ ना। सच्चाई है ना, सच्चाई को मानना चाहिए। हम लोग केवल गुमराह हुए हैं और गुमराह कर रहे हैं। सरकार के पास, सरकार को पता है कि हमने क्या तब देना, वो सरकार दे देती है, पर कर्मचारियों का इसमें अब कोई योगदान नहीं रह रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब आप एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, कल आपके एजुकेशन डायरेक्टरेट के अंदर जो आप मीटिंग कर रहे थे, वहां आपके नेता जो भाषण दे रहे थे, उसमें क्या वर्डिंग हो रही थी? आप गाली निकालते हो कर्मचारी नेता को, सरकार को तो आप बोल नहीं सकते ना। आप ब्यूरोक्रेट के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, क्योंकि उनमें दम है नहीं है। आप कर्मचारी नेताओं को गाली निकालोगे, वहां यही भाषा बोली जा रही थी। तो ये माहौल नहीं होता है। हमने कहा कि जेसीसी घोटाला है, मैं लिखित तौर पर सरकार को दिया और मैं किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हूं, रिकॉर्ड देने को तैयार हूं। पिछले 20 साल से महासंघ के अंदर कर्मचारियों को पैसे का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए मुझे, आप विदाउट मेंबरशिप फेडरेशन चल रही है, विदाउट एप्लीकेशन फीस फेडरेशन चल रही है, कहाँ उसका हिसाब है? कहाँ उसकी पिछली कैश बुक है? कहाँ उसका बैंक बैलेंस शीट है? नहीं है ना, नहीं है ना। मान रहे हो आप जी? नहीं है ना। ये सब बड़ा घोटाला है। चौहान साहब, आपके पास ही आता हूँ। तो ये जो विनोद जी कह रहे हैं, क्या अगर कर्मचारी इस तरह से बटे रहे तो सरकारें कभी भी उनकी बात नहीं मानेगी, कभी भी ब्यूरोक्रेट्स भी उनकी बात नहीं मानेंगे, मामले लंबित रहेंगे। और जो पहले होता आया है वो लगातार, किसी समय में कर्मचारी नेता जब खड़ा हो जाता था तो सरकारें झुक जाती थी, ब्यूरोक्रेट्स उसको आदर सत्कार भी देते थे। अब नहीं दे रहे हैं जी चौहान साहब, स्थिति ये आ गई है। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही कहा, बहुत ही अच्छी बात कही। अब जो कर्मचारी या एनजीओ फेडरेशन के नाम पर हम कहीं भी जाते हैं, किसी हेड ऑफिस में जाते हैं, किसी सेक्रेटरी के पास जाते हैं, तो वो वहाँ कहना होता है कौन सी एनजीओ जी, कौन सी एनजीओ। तो ये एक जो एक
जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जो एक रिस्पेक्ट एनजीओ की थी पहले वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है जो हर कोई जो है नेता बनकर जो एक कुर्सी हासिल करने की फिराक में रहते हैं, और उनका मकसद मेन रहता है कि हमारे गवर्नमेंट के साथ या माननीय मुख्यमंत्री के साथ या जो माननीय कैबिनेट स्तर के मंत्री है उनके साथ हमारे अच्छे तालमेल हो जाएंगे, और उस बेस पर जो है छोटा चलो हमारा ट्रांसफर रिलेटेड कुछ मैटर है छोटे मोटे हमारे ये चलते रहेंगे। बाकी पहले भी जेसीसी जैसे विनोद जी ने कहा है, तो जो फाइनेंशियली हमारे मैटर है, अब 2006 में जो वेतन आयोग की सिफारिश हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, वो जो पे एनोमलीज उस टाइम हुई थी 2006 में, और जो 2009 में वो स्केल मिला था, वो एनोमलीज अभी तक एज इट इज वैसे की वैसी है। अभी तक उस पर कोई भी, हालांकि उसके बाद कई जेसीसी आई, कई प्रधान बने एनजीओ फेडरेशन के, तो मेन तो जो कर्मचारियों की, प्रदेश के कर्मचारियों की डिमांड है, फाइनेंशियली जो क्राइसिस है, फाइनेंशियली जो हमारे एनोमलीज है वेतन में है, और जो हमारे जो भत्ते मिलते हैं कर्मचारियों को 96 के भत्ते अभी तक मिल रहे हैं, 100, 150, 200, तो वो अभी तक अमेंडमेंट न्यूज पर कोई हुआ नहीं अभी, बल बेशक जेसीसी हुई सब कुछ हुई। तो मेरा तो ये मानना है कि जेसीसी जो है, जेसीसी इतना कोई फैक्ट तो तब रखे अगर इसमें कोई हमारे कर्मचारियों के मुद्दे हल करवाने की कैपेसिटी हो, लेकिन जैसा कि अभी चलो हमें भी जिम्मेवारी मिली है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारे फाइनेंशियली जो मुद्दे हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट की जो छोटी मोटी डिमांडें होती है, कोई डीपीसी नहीं हो रही, कुछ इंक्रीमेंट है छोटी मोटी, वो डिपार्टमेंटल जो एसोसिएशन है वो अपने लेवल पर करवा रही है, हो रहे सारे काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे। लेकिन जो मेन मुद्दे रहते हैं जेसीसी का मतलब है कि मेन जहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब आएंगे, एचओडी आएंगे सारे हर डिपार्टमेंट के, और सेक्रेटरीज आएंगे, तो वहां रहता है कि जो मेन डिमांडें होती है जो गवर्नमेंट लेवल की, वो उन पर हल निकले। लेकिन मैं भी एक दो जेसीसी में मुझे भी जाना हुआ, डिस्कस का मौका मिला, तो ऐसा कोई मतलब हल नहीं हुआ, अभी तक कोई हल नहीं हुआ जेसीसी में। और जैसे पुरानी पेंशन वाले, जी सर, घनश्याम जी आप बोल लीजिए पहले, घनश्याम जी, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी की दिक्कत है, बोल लीजिए प्लीज। ऐसा है डॉक्टर साहब कि विनोद जी ने भी अपना विषय रखा है, चौहान जी ने भी रखा है। विषय यह है कि मैं भी लगभग 22 वर्षों तक कर्मचारी राजनीति में रहा हूं। 22 वर्षों तक मैंने प्रदेश के बहुत बड़े जिला का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से परिस्थितियां ऐसी रूप ले रही हैं कि लोगों में महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। महासंघ के अंदर जो भी आदमी आता है वो सिर्फ अध्यक्ष और महामंत्री बनने के लिए ही आता है, और जो आज की परिप्रेक्ष्य जिसको लेकर के विनोद भाई जी ने चर्चा की, उससे सरकारों को तो बहुत ज्यादा सुटेबिलिटी रहती है, लेकिन कर्मचारियों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता मुझे तो एटलीस्ट आज की स्थिति में नजर नहीं आता है, क्योंकि ये जो एक सुटेबिलिटी की पॉलिटिक्स अब कर्मचारी राजनीति में बन चुकी है। विनोद जी भी काफी सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी लड़ते रहे, लेकिन इससे पहले क्या होता था डॉक्टर साहब कि जब चुनाव होते थे तो दोनों वर्ग आपस में बिल्कुल आमने सामने लड़ते थे। अगर विनोद जी आपको याद होगा तो नाहन के अंदर गंगा सिंह जी और गोपाल दास वर्मा के बीच में मुकाबला हुआ, कुर्सियां चली, लातें चली, लेकिन चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद गोपाल दास वर्मा जी जीते, गंगा सिंह जी हारे, तो उन्होंने शहर से वहां पर स्टेज पर आकर के कहा कि आप हमारे अध्यक्ष है, चलिए। तो उस वक्त ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन ये कुछ अब लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, उनको लेकर के कर्मचारी वर्ग का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और ये भी सच है कि अगर प्रदेश का कर्मचारी मानसिक रूप से उत्पीड़ित रहेगा, बीमार रहेगा, तो प्रदेश के अंदर तरक्की होना कदापि कदापि संभव नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कह रहा था कि सरकारें विधानसभा के अंदर बिल पास कर सकती हैं, कैबिनेट के अंदर निर्णय ले सकती हैं, लेकिन अगर उन निर्णयों को और अगर बिलों को यक्ष रक्ष जमीन पर कोई आदमी उतारता है तो वो प्रदेश का कर्मचारी और अधिकारी वर्ग होता है। और हिमाचल प्रदेश पूरे भारत वर्ष के अंदर एक अलग विडंबना है कि हिमाचल प्रदेश में, मैं हमेशा बार बार कहता हूं, जब मैं कर्मचारी राजनीति में था तब भी, सक्रिय राजनीति में आने के बाद भी मैं हमेशा इस बात को डंके की चोट पे कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य पूरे भारतवर्ष के अंदर है जिसका राजनीतिक गणित कर्मचारियों और पेंशनर समाज के पास है। अगर सरकार इस वर्ग को अच्छा दिल से लगा के रखेगी और निर्णायक भूमिका में आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार जो है वो ये हिमाचल प्रदेश में अदला बदली का जो काम है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इच्छा शक्ति के, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पॉलिटिशियनों को, राजनीतिज्ञों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक निर्णय लेने की जरूरत है
ये जो प्रदेश का इतना बड़ा वर्ग है, आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रदेश की पार्टियों के पास गिनती नहीं है। आज देखिए, इधर चौहान साहब बैठे हैं, उधर विनोद भाई जी बैठे हैं, इधर और गुट के लोग बैठे हैं जो पिछले सरकार में रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी अभी अपना दावा रखेंगे। तो सभी का यही दावा होता है कि ये 2.5 लाख कर्मचारी हमारे पास है। अरे भाई, अगर 2.5 लाख आप सबके साथ है तो आंकड़ा हो गया ये 12-12.5 का। वास्तविकता ये है कि हमें ये चाहिए कि छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ करके कर्मचारियों के हित के लिए हम सबको इकट्ठा होकर के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि प्रदेश के कर्मचारी वर्ग का भला हो सके। जब 2012 तक धूमल जी के नेतृत्व में सरकार थी, तब भी ऐसी परिस्थिति पनपी थी, तब मैं जिला कांगड़ा का अध्यक्ष होता था। लेकिन विनोद जी, अगर आपको याद होगा तो हम ही ने मिल बैठ करके उस व्यवस्था को भी सेटल किया था। अभी भी जब पीछे चुनाव आए थे, तब भी हमने बहुत प्रयास किया, विनोद जी भी हमारे साथ बैठे, हमने सभी को कमरे में बिठा करके कोशिश की थी कि सभी लोग जो है वो एक लाइन में चलें, लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है। अब स्थितियां ऐसी आ गई है डॉक्टर साहब की हर व्यक्ति जो है वो प्रदेश के कर्मचारियों को लीड करना चाहता है, वो चाहे उसके पास उसका अनुभव है चाहे नहीं है, लेकिन लीड करना है, क्योंकि लीड करने से राजनीतिक हित जो है वो साधने की तैयारी होती है। असली मसला जो है वो आज की डेट में ये हो गया है। तो मेरा तो यही निवेदन रहेगा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, मैं पुनः आपको बधाई दे रहा हूँ। आपने जितनी बार भी जो भी डिबेट किया, ये उससे हट करके आज मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हूँ कि एक ऐसा सेंसिटिव इशू है ये, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी अगर कोई वर्किंग क्लास है तो प्रदेश का कर्मचारी है, और प्रदेश का कर्मचारी ही इस प्रदेश को, अगर आज हमारा प्रदेश तरक्की की बुलंदियों पे खड़ा है, तो उसको भी खड़ा करने में प्रदेश के पूर्व में रहे कर्मचारियों और वर्तमान कर्मचारियों का योगदान है। आज दुख तो होता है, मैं निसंदेह इस बात को कहता हूं कि मैं हर जगह कहता हूं कि वास्तव में मैं पूर्व कर्मचारी हूं, और कर्मचारी होने के नाते ही मुझे पेंशन मिलती है, मैं उसी का आनंद लेता हूं। मेरा दिल से इस बात को बहुत दुख होता है। मैं 22 साल जिला कांगड़ा का प्रधान रहा, मैंने कभी जिला कांगड़ा के अंदर गुटबाजी नहीं होने दी। अगर कहीं होती थी तो हम खुद उनके पास चले जाते थे और बैठ करके उसका समाधान करते थे। मैं सभी दोनों नेता यहाँ पे बैठे हैं मेरे सामने, और भी नेता इस डिबेट को सुनेंगे, मैं सभी से दोनों हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूंगा कि आपस में बैठिए, बैठ करके निर्णय कीजिए। लड़ाई आपस में मत लड़िए, लड़ाई सरकारों से लड़िए, लड़ाई अधिकारियों से लड़िए, ताकि आने वाले समय के लिए आप लोग एक मापदंड सेट कर सके कि कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने इकट्ठे होकर के कुछ निर्णय किए थे। ऐसा मेरा मानना है। जी विनोद जी, बड़ी बात कही घनश्याम जी ने कि अगर सारे इकट्ठे होके, पहले भी हल हुआ, ठीक है, सुरेंद्र ठाकुर और पुरुषोत्तम गुलेरिया के गुट के समय भी हल निकाला गया, तलाशा गया, मान्यता दी गई, एक को मिलजुल के काम किया। क्या अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप तीनों लोग जो हैं, क्योंकि प्रदीप ठाकुर गुट, त्रिलोक ठाकुर गुट और विनोद गुट, तीनों बैठ के, ताकि कर्मचारियों का जो अभी तक देखिए हजारों करोड़ों के कर्मचारियों के वित्तीय लाभ रुके पड़े हैं पिछली सरकार के समय के, ये सरकार भी कब देगी कोई पता नहीं है, क्योंकि कर्मचारी जब अपनी राजनीति में अपनी अलग अलग महासंघों को लेके चल रहे हैं तो सबको किसी की भी सुनवाई सरकार नहीं करेगी, जाहिर है। जी विनोद जी, ये जैसे अब आदरणीय घनश्याम शर्मा जी ने बड़ा डिटेल कर दिया, और हमारा बुनियादी लड़ाई और बुनियादी बात भी हमारी यही है कि आर्थिक सिस्टम के साथ जो बढ़िया होना चाहिए वो सबको करना चाहिए। और हम सरकार से बहुत दिनों से कह रहे हैं, ये सरकार तो अभी सरकार ने इतने कोई स्टेप नहीं उठाया है। हमारी परिस्थितियां इस वक्त ऐसी है, प्रदेश की कर्मचारियों ने, कर्मचारी संगठनों ने सरकार को अभी तक समर्थन दिया है, फाइनेंशियल स्थिति कमजोर है प्रदेश की, हालात आपदा आई है, बहुत बात सबको देखना पड़ता है, हमारा प्रदेश है। पर हम ये कह रहे हैं कि अभी इन बिटवीन जो ये सारा महासंघ के नाम पे चलता है, इस चीज को सरकार को बंद कर देना चाहिए, एक सीधा एक्शन कर लेना चाहिए। इसका हल है, इसका हल भी देंगे हम। अगर ये नहीं बनता है और सबने नेता ही बनना है तो सरकार के पास हल है, और वो हल आज नहीं, 1960 से 10 से ऑन रिकॉर्डेड नियम रूलों में लिखा हुआ है, वो सरकार कर सकती है। इसमें किसके बोर्ड ऑफ ऑडिशन बन सकता है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। आज एनजीओ में कितने कर्मचारी रह गए शर्मा जी, एक बात और भी बता रहा हूं मैं, 1 लाख भी नहीं है, 1 लाख से भी कम है। अब क्लास 3 एंड क्लास 4 है, ठीक है, टीचर आपका अलग है, इलेक्शन आपका
आज की स्थिति में हमें एक बात मैं और बताना चाहता हूं, मैं आपको सही आंकड़े देता हूं डॉक्टर साहब की प्रदेश में आज की डेट में कर्मचारी कितने हैं और हमारी गिनती जो है वो कितनी दूरी में है। आज प्रदेश में 4,99,758 कर्मचारी प्रदेश में काम करते हैं। अब हमारी विडंबना क्या है कि हम कहते हैं कि एनजीओ की परिभाषा ही जब हमने समाप्त कर ली, खुद ही परिभाषा ही समाप्त हो गई। विनोद जी, आप सहमत होंगे मेरी इस बात से। एनजीओ की परिभाषा समाप्त हो गई। हमारे पास देखिए शिक्षक इतना 70,000 के आसपास स्कूलों के अंदर शिक्षक काम करते हैं, यूनिवर्सिटियों के अंदर लोग हमारे प्रोफेसर काम करते हैं, पुलिस फोर्स हमारी काम करती है, बोर्ड कॉर्पोरेशनों के अंदर काम करते हैं। ये सभी प्रदेश के ही कर्मचारी हैं और सरकार से ही तनख्वाह लेते हैं। अब समय ये आ गया है कि इस सारी व्यवस्था को समझ करके सरकार को एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा निर्णय, अगर आपको विनोद जी याद होगा तो 2012 तक भी एक निर्णय हुआ था कि कारपोरेट सेक्टर को अलग बनाया गया था। कारपोरेट सेक्टर अलग बना दिया था उस वक्त भी सरकार ने, और एनजीओ को अलग बनाया था और दोनों को कोऑर्डिनेशन में बिठाया था। मैंने भी इस बार जब अभी दोबारा मैं कुछ समय के लिए चेयरमैन बना था 3 महीने के लिए, तो मैंने भी ये प्रयास किया कि प्रदेश की जो पेंशन की जेसीसी मैंने की, उसमें प्रदेश के तमाम पेंशनर्स को, वो चाहे बोर्ड थे, कारपोरेशन थे, कोई भी थे, मैं सबको जेसीसी में लेके गया और उसका बहुत बड़ा लाभ प्रदेश के पेंशनर्स को हुआ। ऐसा ही हालांकि जब मैंने वो जेसीसी का गठन किया विनोद जी, तब मेरे ऊपर भी बहुत सारी तकलीफें आई कि वो बोर्ड कारपोरेशन नहीं जा सकते हैं जेसीसी के अंदर। मैंने क्यों नहीं जा सकते हैं? कानून किसने बनाया? ये कौन सा संवैधानिक कानून है कि हमने पास कर दिया, कैबिनेट में पास हुआ है, विधानसभा में पास हुआ है? ये एक भाईचारा, जब इसका गठन हुआ तो ये भाईचारे की व्यवस्था बनी कि खेती को बचाने के लिए बाड़ लगाया जाए। उस बाड़ को पुराने लोगों ने लगाया और एनजीओ फेडरेशन का जो सही स्वरूप, बिल्कुल, अब नए लोगों का भी दायित्व यही बनता है। चलिए, टिमटा जी जुड़ गए हैं, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिमटा जी, कर्मचारी राजनीति खेमों में बढ़ती जा रही है पिछले कुछ अरसे से। अब 3 समानांतर गुट खड़े हो गए हैं। अब सरकार की समस्या ये है कि किसको मान्यता दें। ये क्यों हो रहा है आखिरकार? क्या सरकार कोई ऐसा विकल्प नहीं तलाश सकती कि वो अपनी तरफ से कोई चुनाव कराएं और जिसमें वो पार्टिसिपेट करे? जी टिमटा जी। देखिए, ये कुछ समय से ये इस तरह के जो गुटबाजी है, खास तौर पे कर्मचारी वर्ग को लेकर, और मेरे ख्याल से खास तौर पे इसमें मैं कहूंगा कि पिछली बार जब भाजपा की जब सरकार थी, उन्होंने कुछ ज्यादा ही इसको गुट को हवा दी। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कर्मचारी जो एक संघ था, कर्मचारी जो संघ को, उसको 2 फाड़ किया गया। तो उसका खमियाजा है कि आज भुगतना पड़ रहा है कि कर्मचारी जो नेता है वो 2-3 गुटों में बंट गए हैं। मुझे लगता है कि कर्मचारियों के हितों के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि जो कर्मचारी का जो आपका एक, आप जो किसी भी सरकार के सामने जो आपका मुद्दा होता था वो नहीं उठा पाता, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी एक का सॉफ्ट रहता है सरकार के लिए, किसी को जो एंटी रहता है। तो अल्टीमेटली अब काफी एक जिसको बोलते हैं काफी मुश्किल सी स्थिति है कि सरकार किस गुट को दे, क्योंकि सरकार के लिए तो सारे कर्मचारी एक समान है, क्योंकि किसी भी कर्मचारी की समस्या आती है तो सरकार का काम उसको समाधान करना, और जिसको लेकर सरकार जो है समाधान भी कर रही है। लेकिन अब जब ये गुटों में बंट गई है तो गुटों में बंटने में बहुत बड़ी मुश्किल है कि किस तरह से किस गुट को मान्यता दी जाए, किस गुट को ना मान्यता दी जाए। अल्टीमेटली अगर शायद पिछली भाजपा सरकार ने काफी हद तक अगर ठीक किया होता तो आज ये समस्या ना होती। समस्या इतनी उत्पन्न हो गई है कि आज 3-3 गुटों में जो है पूरा संगठन बढ़ चुका है। तो अल्टीमेटली सरकार को बहुत चुनौतीपूर्ण है कि किस उसको जो है मान्यता दी जाए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक कर्मचारी नेता आपस में बैठ के, क्योंकि अल्टीमेटली हित तो कर्मचारी जो नेता है वो कर्मचारी नेता अपने कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ते हैं अल्टीमेटली कि उनको किस तरह का मिलना चाहिए। और पिछली सरकार ने तो कर्मचारियों के साथ काफी धोखा भी किया कि आपकी डीए की किस्त देनी थी वो नहीं दी, और आपकी महंगाई भत्ता देना था वो नहीं दिया, ऊपर से 11,000 करोड़ का जो कर्ज वो देनदारी इस सरकार को दे दिया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं काफी हद तक पिछली सरकार जिम्मेवार है कि आज जो कर्मचारी नेता है वो गुटों में बंटे हैं। और हमारी सरकार को चुनौती है कि किस तरह से इन सभी कर्मचारियों को एक मंच पे लाया जाए और अल्टीमेटली जो कर्मचारियों का जो हित है उसे किस तरह से जो उसका मतलब उसका रख रखाव किया जाए। जी चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि कर्मचारी महासंघ, एक सेकंड मेरी बात कट गई। अभी टिमटा जी ने एक बात कही
कि पिछली सरकार ने धोखा किया। मैं एक बात कह रहा हूं, आज मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये कर्मचारियों का मंच है, लेकिन मैं एक बात और भी याद दिलाना चाहता हूं, हमेशा हम अगर एक उंगली तो सामने करते हैं तो 4 उंगलियां 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। सरकारें कांग्रेस की जब जब भी रही है, कृष्णा जी मैं आपको याद दिलाता हूं, कांग्रेस की सरकार जब जब भी बनी है, प्रदेश के कर्मचारी नेताओं को टर्मिनेशन और सस्पेंशन भुगतना पड़ी है। वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने थे 12 लोगों को टर्मिनेट और सस्पेंड किया था। रुकिए विनोद जी मैं आ रहा हूं। लेकिन हमारी सरकार के अंदर एक ही व्यक्ति विक्टिमाइज हुआ, वो विनोद शर्मा था। विनोद जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? विनोद जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? एक ही व्यक्ति जा तो अपना विक्टिमाइज समझते थे, बाकी लोगों को किसी को विक्टिमाइजेशन नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन आज राजनीति की बात हम ना करें। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, आपने बात छेड़ी, मैं तब उसका जवाब दे रहा हूं। हिमटा जी आज मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आज समय आ गया है। कर्मचारी मित्रों, मैं कर्मचारी रहा हूं, आज भी कर्मचारी हूं, राजनीति में हूं, लेकिन राजनीति बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है, अगर ये वर्ग सारा इकट्ठा हो जाए इसमें सरकारें कुछ नहीं करेंगी। मैं बार बार कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं, सरकारों की सुनते बैठती है कि आप लोग शर्मा जी, किमटा जी ने उस बात को बड़े सरल शब्दों में रखा है, इन्होंने कुछ ज्यादा देखिए ज्यादा गलत नहीं कहा है। मैं नहीं, इसको मेरे को आवाज कट गया, मेरे विनोद जी मेरे को आवाज सिग्नल कट के आ रहा था। ये इसमें गलतियां हुई है, ये आपको ये मान लीजिए कर्मचारी मंच है, मान लीजिए गलतियां हुई है, आप 2 डीए किस्तें बिना दिए आप इलेक्शन में उतर गए और आप बोले, और मैंने ये बात कही इलेक्शन से पहले कही, मैंने कही आपने कही है, आपने कही है 2 किस्तें पेंडिंग है डीए की और आप उसको दिए बिना चुनाव में जा रहे हो। जब प्रदेश की विनोद जी सुनिए, विनोद जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपने सुनो, आपने एक बात कही, विनोद जी आपने एक बात, विनोद जी सुनो, आपने सुनो विनोद जी सुन लो, आपने एक बात कही, मैं उसका आपने बोला कि प्रदेश में आपदा, जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, उस वक्त भी ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है। और मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि हमारे लिए पहले देश है, प्रदेश है, उसके बाद हम है, उसके बाद हमारी डिमांडें हैं। चलिए चर्चा को विराम देते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे थे कि कर्मचारी संगठन जो है वो बिखर गया है, अलग अलग दड़ों में बंट गया है, इसलिए कोई भी सरकार पिछले लंबे अरसे से कर्मचारियों को के हित में कोई बात नहीं कर रही है। कारण यह है कि सरकारों को सूट करता है कि कर्मचारी गुटों में बटे रहें ताकि हम अपने तरीके से चलते रहें। किसी समय में कर्मचारी संगठन ऐसे होते थे कि उनके अध्यक्ष और पदाधिकारी जब खड़े होते थे तो सरकारें उनकी बात मानती थी, लेकिन अब ऐसा कोई सिलसिला लंबे समय से नहीं चल रहा है। तो कर्मचारियों के कितने ही जो वित्तीय लाभ है देने को ड्यू है, लेकिन कर्मचारी बिखरे हैं, इसलिए वो मांग भी ढंग से एक मंच पे नहीं रख पाते। वहीं चर्चा में ये बात भी उभर कर आई कि जो तीनों गुट खड़े हुए हैं आपस में बैठकर और मोह छोड़कर कि कौन लीड करेगा, आपस में बैठकर तय कर लें और एकजुट हो जाएं तो लाखों कर्मचारियों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाई जा सकती है। तो देखिए अब आने वाले समय में सरकार क्या करती है, किसको मान्यता देती है या इसी तरह से चलने देती है सिलसिले को। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।